टारगेट और टाइम टेबल में क्या डिफरेंस है, कि सिली मिस्टेक्स किसे कहते हैं और स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? आप इन होते हैं सिली मिस्टेक, बट मुझे लगता है वो सिली मिस्टेक्स नहीं होते, इट इज़ अ ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि वो एक सिली मिस्टेक की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एनक्लेव्स लो उसको बहुत रिवीजन करो, जैसे कि मैंने एटलीस्ट 20 टाइम्स मैंने एनक्लेव्स को रिवीजन किया था, बहुत मैं अच्छी। बहुत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल नर्स लैडर प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सपर्ट टॉक की एक मुहिम मैंने स्टार्ट की है, जहाँ पर आपको ऐसे-ऐसे दिग्गजों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, जहाँ पर वो अपना एक नाम बना चुके हैं नर्सिंग फील्ड में, या खुद को अच्छी जगह एस्टैब्लिश कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे नए लोगों से, नए चेहरों से आपको मुखातिब कराता हूँ, जहाँ उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स, चाहे वो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे बड़ा एग्ज़ाम हम नॉर्थ-सेट को मानते हैं। तो नॉर्थ-सेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की है, और किस तरह से उन्होंने रैंक सिक्योर की है, वो अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही एक नए शख्सियत, नए चेहरे और बहुत ब्रिलियंट चेहरे को मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। Thank you so much, sir, for inviting me. I am Iram Fatima, nursing officer at AIMS New Delhi. I completed BSc Honors Nursing from AIMS New Delhi in year 2022. It was completed, Okay. and in the same year, I have given NOSET 2022, and I got 123 rank. बहुत अच्छा। And like from I pursuing the nursing, and along with nursing, I started like guiding the nursing student, like nursing aspirant, basically जो NOSET के होते हैं. जी, जी। Like making strategy, right strategy, and how to reduce the negative marking, how to stay motivated during the exam time, and also teaching. ओके, बहुत अच्छी बात आपने कहा। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि जिस ईयर में आप पास आउट किए, उसी ईयर में आप बहुत अच्छी रैंक 123 रैंक अपने आप में एक मिसाल कायम कर दी है कि सेम टाइमर, सेम ईयर में आप अपनी बीएससी नर्सिंग पास आउट की, और उसी ईयर में आप अपनी जॉब को लेके सक्सेस हो पाए और बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की आपने 123। तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि फातिमा, आप जब अपनी प्रिपरेशन फेज़ में थे या फिर अपने कॉलेज फेज़ में थे, तो क्या आपने कोई कोचिंग ली थी, या फिर बिना कोचिंग के साथ ही आपने अपनी अच्छी रैंक को सिक्योर किया था? नो सर, मैंने कोई कोचिंग तो नहीं लिया था। बहुत अच्छी। जस्ट जो हमारे यूट्यूब पे जो वीडियोस आती है ना, लाइक जिनके नर्सिंग, वो कुछ लाइक एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह करवाते थे, वो जस्ट मैंने सॉल्व किया था। बाकी मैंने कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया था, बहुत अच्छी और बात है मैंने आपने। 4th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बेसिकली। अच्छा, 4th ईयर से। तो मैं सारे नर्सिंग एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेम ईयर के साथ अगर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो 3rd ईयर के लास्ट से या 4th ईयर के स्टार्टिंग से अपनी तैयारी स्टार्ट रख दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग करके ही सक्सेस हासिल हो, आप बिना कोचिंग के भी सक्सेस ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एक सही गाइडेंस होनी चाहिए, सही कम्युनिकेशन होना चाहिए, सही गाइड होना चाहिए, और किस तरह से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हो, एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास। फातिमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब एम्स दिल्ली से बीएससी नर्सिंग परस्यू कर रहे थे, तो क्या आपके मन में ये ख़्याल नहीं आया कि मुझे ट्विटरशिप में जाना चाहिए, या फिर मुझे एज़ ए ट्विटर ही आगे अपनी सेवाएँ देनी चाहिए? क्लिनिकल्स में आने का विचार आपके मन में कब आया? यस सर, एग्जैक्टली मेरे मन में ये बहुत ख्याल आया था कि लाइक, क्योंकि आई लव टू टीच, मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद था। तो मैं सोचती थी कि मैं टीचिंग में चली जाऊँ, तो इसके लिए मुझे एमएससी करना होता, बिकॉज़ बीएससी के जस्ट बाद बहुत रेयर कॉलेज है जो आपको लाइक मेनली प्राइवेट कॉलेज ही आपको देंगे, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं देंगे, एंड प्राइवेट कॉलेज की सैलरी तो बहुत ही कम है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। एमएससी करना था, बट मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे थोड़ा जॉब करना है, थोड़ा-सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था मुझे, ओके, क्योंकि एमएससी 2 साल करती फिर मुझे 2 साल और घर पे डिपेंड रहना पड़ता, तो मुझे खुद को एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना था, और मैं थोड़ा-सा ये भी देखना चाहती थी कि बेड साइड कैसा होता है। ओके, उस टाइम तक मुझे बेड साइड बिल्कुल पसंद नहीं था, बट जैसे मैंने नॉर्सेट दिया, मैंने जॉइन किया, मुझे न्यूरो डिपार्टमेंट मिला, जो कि मुझे उस टाइम तो पसंद नहीं था, बट अब तो मुझे बहुत पसंद है। ओके। तो जब मैंने जॉइन किया ना, तो तब मुझे लाइक आई लव टू वर्क एट द बेड साइड। मुझे इतना अच्छा लगता है लाइक कि मुझे क्या बोलते हैं, मुझे पेशेंट्स के एक साथ गो थ्रू ग्रैटिट्यूड फील होके। होता है। हाँ, ग्रैटिट्यूड फील होता है, और एक मुझे लगता है कि हाँ, मतलब कंप्लीट मेरी लाइफ हो रही है कि ओके, मैं उनके साथ जाती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बेड साइड करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ में मुझे टीचिंग करना भी अच्छा लगता है। ओके, तो इसलिए मैंने सोचा कि दोनों चीज़ कहाँ पे होगा, तो इसलिए मैंने फिर यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया, ओके। और लाइक बेड साइड तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, मैं अगला आपसे सवाल करना चाहूँगा फातिमा। ये एक्चुअली हर एक स्टूडेंट में, ये भी नहीं कहूँगा हर दूसरे स्टूडेंट का सवाल होता है, हर स्टूडेंट का सवाल होता है जब वो अपनी प्रिपरेशन फेज़ में होता है, और लास्ट में जब वो अपने प्रिपरेशन के पीक पे होता है ना, तब उसके मन में सबसे ज़्यादा ये ख्याल आता है कि यार अभी तो मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन एग्जाम टाइम में मैं किस तरह से अचीव अपनी रैंक कर पाऊँगा, या फिर वो कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे होते हैं, तो वहाँ अगर उनकी नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रैंक अच्छी सिक्योर नहीं कर पा रहे, तो उनके मन में खुद के लिए क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या मैं नॉर्थ में सेलेक्ट हो पाऊँगा, या फिर किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो पाऊँगा? क्या मैं अपनी इस नेगेटिव मार्किंग के साथ आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, या फिर मैं अपनी नेगेटिव मार्किंग को किस तरह से रिड्यूस करूँ? तो आप इस संदर्भ में उन लोगों के लिए क्या एड्रेस करना चाहोगे, और नर्सिंग एक्सपीरियंस को क्या एड्रेस करना चाहोगे? आप प्लीज़ उन्हें गाइड करें।
यस सर, हाँ। तो सर मैं नेगेटिव मार्किंग में अपने स्टूडेंट्स को भी लाइक जो एस्पिरेंट्स है, जो मेरे ऑडियंस है, उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। लाइक अभी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स आपको पता चल रहा है कि यहाँ यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। सो दैट अब अभी आप कर रहे हो, सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम वो गलती आपसे रिपीट नहीं होगी, है ना? तो आपको खुश होना चाहिए कि यस मुझे मुझे यहाँ-यहाँ मेरी गलती है। क्योंकि हम जब हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं, हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो हम उसको एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो उस चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। बट अगर वही गलती आप डायरेक्टली एग्ज़ाम डे के दिन करोगे तो आप सुधार नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप पहले वो सारी गलती कर लो और आपको पता चल जाए, है ना? तो इसलिए जब नेगेटिव मार्किंग हो तो कभी बिल्कुल भी ऐसा लाइक डिमोटिवेट नहीं होने का है। इनफैक्ट आपको सीखने का है कि मैंने कहाँ-कहाँ गलती की है, क्या मेरा मिस्टेक है, वेदर इट्स सिली मिस्टेक्स है या फिर मेरा कॉन्सेप्ट्स में कुछ मिस्टेक है या फिर मैंने रिवीजन की वजह से है, जो भी है उसको आप सुधारो। उस पे वर्क करो और डिमोटिवेट नहीं होने का बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बात बोली। मैं अपने नर्सिंग एक्सपीरियंस को यही बोलूँगा कि जो मैम ने ये चीज़ बोली है कि जब भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो आप उसको एनालाइज़ करो। ये नहीं है कि आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया, आपने 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके 20 नेगेटिव मार्क्स हुए, तो आपने उनको इग्नोर कर दिया। आपको इग्नोर नहीं करना है। आपके जो 20 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हुई, आपको उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना है दोबारा और आपको देखना है कि आपकी कहाँ नेगेटिव किस जगह पे आपने गलती की है और किस जगह से आपकी नेगेटिव मार्किंग बार-बार उस टॉपिक से हो रही है। और जिस टॉपिक से आपकी बार-बार नेगेटिव मार्किंग हो रही है, आपको दोबारा अच्छे से उसको पढ़िए, रीड आउट करिए और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, वो निकालिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि एनालाइज़ आपको, तो आपके लिए पॉइंट एक्सपीरियंस आपके लिए क्या पॉइंट हो गया कि एनालाइज़ सबसे मेन चीज़ हो गई, आपको एनालाइज़ करना है। फातिमा, मैं आपसे आपकी जर्नी का एक छोटा-सा किस्सा पूछूँगा कि जब आप अपने बीएससी नर्सिंग के फेज़ में थे, जब आप 3rd ईयर, 4th ईयर में थे, तो आपको जो क्लिनिकल ड्यूटीज़ के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके सीनियर्स से मिली या फिर आपके को-फेलोज़ से मिली या फिर आपने किनको देखा? किससे आपके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट हुआ कि यार मुझे तो अब से ना अपनी तैयारी के लिए लग जाना है और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है? यस सर, तो फर्स्ट तो मेरा था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था एंड सेकंड जो मेरे सीनियर्स थे ना सर, लाइक मैंने एम्स न्यू दिल्ली से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है। तो हमारे जो सीनियर्स होते थे सर, तो लाइक हमारे एम्स में क्या है ना कि मोर देन 50% का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। तो एक वहां से मोटिवेशन आता था कि हमारे सीनियर्स का हो गया, तो हम उनसे पूछते थे कि लाइक मैम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड ऑल्सो हम क्लिनिकल एरियाज में भी जाते थे। लाइक हमारे एम्स में क्या होता है कि आपको क्लिनिकल में जाने ही है, कंपलसरी है, और वहाँ पे आपको लाइक पूरा बेड साइड पूरा काम करना होता है। तो वहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते थे उनसे भी हम लाइक पूछते रहते थे, तो लाइक वो भी बोलते थे कि हाँ इतनी सैलरी है। लाइक सैलरी, सेकंड मोटिवेशन इज सैलरी, कि मुझे जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी ऑनर्स नर्सिंग मुझे लाइक नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है। तो फर्स्ट सेकंड इज द सैलरी। तो लाइक वो मेरी सीनियर, लाइक हमारे जो 4th ईयर के सीनियर हमें गाइड करते थे एंड ऑल्सो नर्सिंग ऑफिसर्स भी हमें बहुत गाइड करते थे। इनफैक्ट हम जब लाइक वार्ड में जाते थे वो हमें इतनी सारी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें सिखाते थे, क्योंकि हमें नॉर्थ के दिन हमें बहुत लाइक ऐसे यूजफुल हुआ कि बहुत हमें लाइक हेल्प मिली थी। मैं बहुत अच्छी आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई करता हूँ और सबसे बड़ी बात मैं उन सभी नर्सिंग एक्सपर्ट्स को बता रहा हूँ जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट क्लिनिकल ड्यूटीज़ के लिए आता है, मैं अपनी खुद की ड्यूटीज़ में होता हूँ, तब भी मैं जो भी स्टूडेंट्स आते हैं सबको यही चीज़ कहता हूँ कि जब जितना ज़्यादा आप क्लिनिकल एक्सपोजर लोगे, डिपेंड ये नहीं करता कि आप क्लिनिकल एक्सपोजर ले रहे हो, आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके अंदर अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आप उस चीज़ को पूछो, क्लियर करो, वेदर इट इज़ गूगल और वेदर इज इट योर सीनियर्स, कहीं से भी आपको वो चीज़ क्लियर करनी है। चाहे वो आप कुछ भी, चाहे आप जैसे कि कीमो वार्ड में काम कर रहे हो, आप कहीं लैमिनार फ्लो देख रहे हो, तो आपके अंदर ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार मुझे इसके बारे में जानना है। लैमिनार फ्लो अच्छा ऐसा दिखता है, इसके अंदर क्या होता है, किस तरह से कीमोज बनती है। आप न्यूरो वार्ड में हो तो न्यूरो वार्ड में आपको देखना है किस तरह से क्रेनियोटोमी हो रही है। अगर आप ओटी के अंदर हो, ओटी के अंदर आपको देखनी है किस तरह से सर्जरीज हो रही है। तो आपको प्रैक्टिकल बेस्ड होना है, क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सारे सिनेरियो बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड हो रहे हैं। तो आपने मैम बहुत अच्छी बात ये कही फातिमा कि हमको सिर्फ सीखना है। क्लिनिकल एक्सपोजर में सिर्फ ये नहीं कि हम गए ड्यूटीज़ की और आ गए, हमें जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है उतना ज़्यादा उन चीज़ों को एलैबोरेट करो और सीखो। सेकंड थिंग, आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो अब आप कैसा फील करते हो खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर और अपने फैमिली का सपोर्ट कर आपको कैसा फील होता है इस चीज़ में मैम? सर इसमें तो लाइक बहुत अच्छा लगता है। लाइक कुछ भी नीड होता है, लाइक सिस्टर्स को, ब्रदर्स को, लाइक सिबलिंग्स को कुछ भी चाहिए होता है, हम फट से दे सकते हैं। अपने पेरेंट्स के लिए कोई गिफ्ट लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो लाइक मतलब पूरे की पूरी इंडिपेंडेंट उनके लिए हम कर सकते हैं। और अपने लिए भी लाइक अगर हमें कहीं घूमना हो, कहीं जाना हो, तो आप जा सकते हो। लाइक आपको अब डिपेंड नहीं होना है कहीं, जितना भी आपको खर्च करना है तो कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ इतना ही खर्च नहीं करना। एक स्पेंडिंग पे भी आपको इतना वो नहीं है कि हाँ इतना ही करना है, उतना करना है। लाइक आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो। नहीं, ये भी बहुत अच्छा बोला, बीइंग ए गर्ल। मैं सारे नर्सिंग एक्सपर्ट्स को ये भी कहूँगा कि बीइंग ए गर्ल बहुत बड़ी बात है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आपको आगे चलकर अपने आगे के करियर में कहीं भी आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। बीइंग ए गर्ल अगर आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन
मोटिवेशन है। लास्ट में फातिमा मैं आपसे एक यही पूछना चाहूँगा कि हमारे जितने भी नर्सिंग एक्सपीरियंस हैं, उनको आप सिलेक्शन स्ट्रेटजी क्या बताना चाहोगे? एक्चुअली 2 से 3 वर्ड है ना हर स्टूडेंट्स के मन में होता है। टारगेट और टाइम टेबल में क्या डिफरेंस है? कि सिली मिस्टेक्स किसे कहते हैं और स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? आप इन तीनों चीज़ों को प्लीज़ ब्रीफली हमारे नर्सिंग एक्सपीरियंस को आप एक्सप्लेन करिए प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम उसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, बट मुझे लगता है वो सिली मिस्टेक्स नहीं होते, इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि वो एक सिली मिस्टेक की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जो नॉर्सेट में या फिर कोई भी एग्जाम, कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव या कोई भी एग्जाम आप ले लो, एक एक एमसीक्यू वॉन्ट इट, लाइक ईच एंड एवरी एमसीक्यू हैज इक्वली इंपॉर्टेंस, वेदर इट्स लाइक हार्ड हो या फिर इजी हो। तो हमें लाइक हम बोलते हैं ना सिली मिस्टेक हो गया, हमने ये नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा। तो जब हम एग्जाम में होते हैं ना, तो जैसे कि अभी जो हमारा नॉर्सेट प्री हुआ, उसमें क्या हुआ कि कुछ सेक्शंस थे ना वो बहुत टफ थे। लोगों के ऐसे होश हो गए कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, एंड आगे के सेक्शन जो है वो एकदम इजी से आया। बिल्कुल। तो जब हमारे रफ पैचेस आते हैं ना, तो हमारा माइंड एकदम वो हो जाता है कि पता नहीं क्या ही आ गया। तो उस टाइम हमें ना, जब हमारा रफ पैचेस आए, जब हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने लगे, तो हमें अपने माइंड को एकदम काम डाउन रखना है, हमारा माइंड को प्रेजेंटली एकदम उसी वाले क्वेश्चंस पे रखना है। और हमें जो सिली मिस्टेक्स होता है, जैसे कि हमने वर्ड्स नहीं देखते, लाइक एक्सेप्ट हो गया, इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया, इन सब की वजह से ट्रू फॉल्स ये वर्ड्स नहीं देखते और हम बोलते हैं सिली मिस्टेक्स हो गया, बट इट्स नॉट अ सिली मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक। वो आपको रैंक डिसाइड करता है, वो एमसीक्यू आपका रैंक डिसाइड करता है। एक्चुअली तो आपको मैम ध्यान देना है एक्चुअली इसके मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि एवरेज स्टूडेंट जिसकी एवरेज रैंक आती है और जिसकी टॉप रैंक आती है, उसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है जिसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं, एक्चुअली दैट इज ब्लेंडर मिस्टेक। अगर उस सिली मिस्टेक हाँ, को अगर आपने सही कर दिया, तो जो एवरेज स्टूडेंट जिसकी एवरेज रैंक आ रही है, वो टॉप रैंक अचीव कर सकता है। यस बहुत सर। अच्छी बात। और मैम सेकंड मैंने आपसे पूछा था कि ये स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं मैम? एक्चुअली ये कोई डेफिनेशन है या फिर ऐसा कोई डिक्शनरी वर्ड है कि स्मार्ट वर्क की कोई चीज़ होती है? स्मार्ट वर्क से जैसे कि कुछ लोग हैं कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड उनका सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ लोग बहुत कम हार्ड वर्क करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे मतलब डाउट आते हैं कमेंट्स में भी मुझे कि मैंने पीआर यादव पढ़ लिया, मैंने टारगेट हाई पढ़ लिया, अब मैं कौन सी बुक पढ़ूं? तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक हमारा माइंड ऐसा चाहता है कि हर चीज एकदम सिंपल सिंपल रहे। आप इतनी सारी मोटी बुक लिखते बैठोगे तो आपका माइंड बोलेगा इतना मोटा सारा पढ़ने, तो ऐसे आप वो हो जाओगे, लाइक डिमोटिवेट हो जाओगे। बट आपके सामने एक पतली सी बुक होगी ना, तो आप फटाफट पढ़ लोगे। तो इसलिए ना हमें अपनी जो हमारी प्रिपरेशन की जर्नी होती है ना, एकदम सिंपल रखनी चाहिए। ऐसे बहुत सारा रिसोर्सेज लोग ले लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक रिसोर्स लो, क्वालिटी वाली लो एंड मल्टीपल रिवीजन करो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, एकदम सिंपल रखो। बहुत अच्छी। तो जैसे कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि आप एनक्लेक्स लो, उसको बहुत रिवीजन करो। जैसे कि मैंने एटलीस्ट 20 टाइम्स मैंने एनक्लेक्स को रिवीजन किया था। बहुत मैं अच्छी बात। बहुत लाइक मैं इतना ज्यादा रिवाइज कर चुकी थी कि एक दिन में मैं पूरा एनक्लेक्स रिवाइज कर सकती थी। तो आपको भी सिर्फ एक एनक्लेक्स पे फोकस करना है एंड उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से क्या होता है ना, कि जैसे कि कुछ एमसीक्यू तो ऐसा आते ही आता है कि जो टफ होता है, जो हमें नहीं आता है, बट बाय एलिमिनेशन हम कर सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। एंड वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कब होगा? जब हम बहुत मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। तो आपको एकदम अपनी स्ट्रेटेजी को सिंपल रखनी है। मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि कंसाइज। स्ट्रेटेजी को एकदम सिंपल रखो, कंसाइज रखो, एक रिसोर्स लो और एकदम अच्छा वाला लो, क्वालिटी वाली लो। लाइक लोग बोलते हैं ना टारगेट हाई भी ले लिया, पीआर यादव भी ले लिया, तो इतना मल्टीपल क्यों ले रहे हो? आप एक ही लो ना, बट अच्छे से करो उसको। बहुत अच्छा। ये स्मार्ट वर्क मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि आप पीआर यादव भी पढ़ोगे, आप टारगेट हाई भी पढ़ोगे, फिर आप एनक्लिक्स पे आओगे, तो आप ऐसे ही आप एक फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि इतना सारा कॉम्प्लिकेट इतना हो सारा गया, क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड पढ़े, है। क्या क्या कैसे करें, एंड आपको हार्ड वर्क भी ज्यादा करना पड़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बहुत अच्छा मैम, आपने इस बहुत अच्छा एड्रेस किया हमारे नर्सिंग एक्सपीरियंस को। लास्ट में आपसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आप एम्स न्यू दिल्ली से पास आउट हुए हो, तो आप अपने एम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एम्स के आपके जूनियर्स हैं, आप उनको क्या एड्रेस करना चाहोगे कि वो किस तरह से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें? सर जो एम्स में जो नर्सिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए तो लाइक मुझे लगता है कि एक बेनिफिट ये है कि उनका जो प्रैक्टिकल है वो स्ट्रांग रहेगा। अगर वो क्लिनिकल एरियाज में आते हैं, चीजों को समझते हैं, करते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल तो स्ट्रांग रहेगा। तो एग्जाम में तो उनका एक एडवांटेज ये हो गया। एंड सेकंड थिंग कि लाइक आपको एक गाइडेंस मिलता है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उनको गाइडेंस भी प्रॉपर मिलता है। लाइक जो हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट है इन एम्स न्यू दिल्ली, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है बाई सीनियर्स के थ्रू। तो उनको भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो फर्स्ट ईयर से तो बिल्कुल स्टार्ट मत करो। फर्स्ट ईयर इज द चिलिंग टाइम कि आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हो, आप अपने माइंड को सेटअप करो। क्योंकि हम सर जब हम 12th के बाद हम नीट देते हैं, तो सबका ये होता है कि हमें डॉक्टर बनना है। बिल्कुल मैम। बट हम जब नर्सिंग में आते हैं तो हम थोड़े से डिप्रेस तो होते हैं। ये तो लाइक 100% ट्रुथ है, इसको हम लाइक डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट ईयर में पहले अपने माइंड को सेट करना है, एकदम लाइक एडजस्ट होना है। क्योंकि हम हॉस्टल में भी आते हैं, घर से सीधा हॉस्टल आते हैं, तो हमें अपना पहले माइंड को सेटअप करना है प्रॉपर एकदम। वहाँ
वहाँ पे एडजस्ट हो जाना है। तो फर्स्ट ईयर इसमें जाता है। प्लस आपका जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, कितना लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कितने लाइक इंपॉर्टेंट है, लाइक 20 to 30% हमारा नर्सिंग इसी से आता है, तो उस पे जस्ट फोकस करो। सेकंड ईयर में भी लाइक हमारा एमएसएन वगैरह स्टार्ट होता है, तो सेकंड ईयर में भी प्रिपरेशन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि सेकंड ईयर में आपका सारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप बस जो हमारा एग्जाम वगैरह उस पर फोकस करो। थर्ड ईयर में आप थोड़ा सोचो कि क्या क्या करना है आपको, एंड थर्ड ईयर के लास्ट में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब तो धीरे धीरे एग्जाम भी थोड़ा सा लाइक एग्जाम का जो लेवल है वो भी बढ़ने लगा है, तो आपको थर्ड ईयर से थोड़ा सा स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड धीरे धीरे फिर वही एनक्लेक्स लो, आप एनक्लेक्स को अच्छे से पढ़ो, एक एमसीक्यू की बुक रख लो, मोस्ट भी हो गई जैसे कि, उसको प्रैक्टिस करो, एंड लाइक बिफोर 3 to 4 मंथ आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, एंड उसको एनालाइज करते रहो और पेपर देते रहो। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली तरीके से हो सकता है सर। बहुत अच्छा लगा फातिमा आपसे कनेक्ट होकर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे नर्सिंग एक्सपीरियंस को दिया, उनको गाइड किया। आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको हमारे नर्स लैडर प्रेप के प्लेटफॉर्म पर आके कैसा लगा, और आप इसको किस तरह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली किस तरह से आप इस चीज़ को ले रहे हो? सर थैंक यू सो मच, मतलब बहुत ही अच्छा लगा आपने इनवाइट किया। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लाइक बहुत अच्छा सा इनिशिएटिव लिया है, लाइक जितने भी लोग हैं आप उनका लाइक इंटरव्यू लेते हो, तो लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगा। जो बेसिकली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जी। उनको बहुत हेल्प मिलेगा कि क्या हमें सोर्सेज लेना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए, तो उनको हर चीज से फायदा मिलेगा। लाइक नेगेटिव चीज तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, पॉजिटिव ही है इसमें। ठीक है। थैंक यू सो मच फातिमा। बाकी सारे जितने भी हमें नर्सिंग एक्सपीरियंस हैं, वो बस इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे ही एक नई सीरीज़, नए-नए लोगों से आपको परिचित कराते रहेंगे कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन, या किस ट्यूटर लाइन में जाना है, या फिर आपको फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करना है, तो किस तरह से आपको अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपके लिए करते रहेंगे। बस आप इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फातिमा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।